बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी सभी मौजूद हैं। खबर पुरानी हो गई है लेकिन बात नहीं पता लगी है। आप वो तस्वीर तो आपको याद होगी ना, फ्लाइट में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, संजय राउत, सारे एक फ्लाइट में थे। अब कोइंसिडेंस है, अब देखिए, देख रहे हैं ना, ये इधर ये एक तरफ बैठे हैं फडणवीस और बिल्कुल दूसरी तरफ आयल के दूसरी तरफ बैठे हैं। थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं भैया, लोग भी हो सकता है वहाँ बात कर रहे होंगे, अधिक फोटो वोटो खींच रहे हैं हम लोग। तो अब इसकी कहानी पहले बताई ठाकरे साहब ने और फिर बताई फडणवीस जी ने। तो दोनों बड़ी मजेदार है। मैं कहानी का थोड़ा सा हिस्सा बताता हूँ और फिर आप उनके मुंह से सुनिएगा। तो फ्लाइट में मिले तो इसके बारे में सबसे पहले जो बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर नहीं है जो मेरे सांसद विधायक तोड़ रहे हैं, ये तो ऑपरेशन फडणवीस है। फिर क्या बोले? अच्छा, वो अजीब बात बोल गया। उन्होंने कहा आपको वो मध्य प्रदेश का ऑपरेशन याद है ना, वो भी ऑपरेशन मामा था। और कौन? शिवराज सिंह चौहान। बोले जिसके चेहरे पे जीते फिर उसको दिल्ली बुला लिया, अब वो कहीं दिखते नहीं। तो अब क्या वो कहना चाह रहे हैं कि इनके चेहरे पे बीजेपी जीती और वो कह रहे हैं कि ये ले लेके दिए किसको जा रहे हैं मेरे लोग? ये एकनाथ शिंदे को मजबूत किया जा रहा है। तो पर कतरने की बारी इनकी हो रही है, देवेंद्र फडणवीस की। इसका जवाब दिया देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा देखो, मैं जब फ्लाइट में जाता हूं तो मैं आमतौर पे सिर्फ सर नीचे करके अपना मोबाइल देखता रहता हूं। उसमें मैं कभी कुछ डाउनलोड कर लेता हूं, कभी कोई फिल्म, कभी कोई गाना, कभी कोई OTT सीरीज। 1-2 घंटे की फ्लाइट होती, कट जाती है, उसमें ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते आप। तो मैंने तो फ़ोन के अलावा कुछ देखा नहीं। और उद्धव ठाकरे कह रहे थे मुझे बड़े हताश लगे देवेंद्र फडणवीस। तो उन्होंने कहा जब मैंने सर ही फ़ोन से नहीं उठाया, मेरा इनसे कुछ हुआ नहीं, मैं दूर बैठा था, तो इन्होंने मेरी हताशा कहाँ देख ली। अच्छा, उद्धव ठाकरे ने उनको कहा कि मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं देवेंद्र फडणवीस को। तो बड़ा मजेदार जवाब दिया उन्होंने कहा देखिए, इस वक्त तो मेरे पास करोड़ों महाराष्ट्र के लोगों का आशीर्वाद है, तो मुझे उनकी शुभकामना की जरूरत तो नहीं है। और मुझे वो शुभकामना अगर 2019 में देते, जब छोड़ के चले गए थे, तब तो कोई बात भी थी, तब तो वो नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो पहले आपके सामने बोलेंगे उद्धव ठाकरे, फिर देवेंद्र फडणवीस। करू शकत नाही, एक पंजा मारला ना तुमचं सगळे आतडी बाहेर येतील। हे ऑपरेशन टायगर नाहीये, मला शंका येते ऑपरेशन देवेंद्र आहे। कारण आज ना उद्या, कारण देवेंद्र, त्यांना असं वाटतंय की देवेंद्र फडणवीस कदाचित उद्या पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत उतरतील, म्हणून आत्ताच त्यांचे पंख काप। महाराष्ट्रातून एकही माणूस दिल्लीपर्यंत पोहोचता कामा नये, म्हणून त्याला तिथल्या तिथे गुंतवून ठेव, म्हणून शिवसेनेचे खासदार फोडून अमित शहानी त्यांना या मिंद्याकडे पाठवल्यात। हा माझा स्पष्ट आरोप नाही, तर माझा समज आहे। असू शकतो की नसतो, नाहीतर काय होतं, आता निवडणूक थोडीच आहे, निवडणूक नाहीये, मग कशासाठी तुम्ही माझे खासदार फोडले? बरं, फोडले ते फोडले, तुम्ही स्वतःकडे न घेता ते एका कोपऱ्यात बसलेले, मी एका कोपऱ्यात बसलेलो। माझी सवय आहे, मी विमानात बसलो की माझ्या मोबाईलवर मी काही ना काही डाउनलोड केलेलं असतं। एखादा सिनेमा असतो, एखादा OTT असतं, OTTवरचे वेब सिरीज असते, मी ती पाहतो। त्यामुळे सुरू झाल्यापासून उतरतपर्यंत मी ती पाहत होतो। त्यामुळे माझी हतबलता नेमकी त्यांना कुठे दिसली? दुसरं, मी मनुष्य असल्यामुळे मला पंखच नाही आहेत, ते माझे पंख कोण छाटणार आहे? पण माझ्यासोबत महाराष्ट्रातल्या 14 कोटी लोकांचा आशीर्वाद आहे, माझ्या वरिष्ठांचा आशीर्वाद आहे। त्यामुळे काही काळजी करू नका। उद्योजींच्या सदिच्छा या मी स्वीकारतो। 19ला असत्या तर चित्र वेगळं राहिलं असतं, पण त्यावेळेस ते देऊ शकले नाहीत, त्यामुळे त्या सदिच्छा आज मी स्वीकार। बातें खैर दोनों ने बड़ी जो है बड़ी मजेदार की हैं। वैसे इनकी हाय हेलो तो हुई होगी फ्लाइट पे, ऐसा तो नहीं हो सकता? अब होनी तो चाहिए। और मतलब ये वो वाला है कि जैसे कहते हैं ना कि लड़ते लड़ते कहीं को दोनों एक दिन गले में रख के रो पड़े, कुछ इस टाइप का मामला ना हो जाए, क्योंकि उसी तरह से लड़ भी जो रहे हैं ना, उसमें दोनों देखिए बहुत गुस्से में हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसे बात करते हैं कि जैसे तुम नहीं हुए गड़बड़ हो गया, अरे तुम साथ रहते तो कितना अच्छा होता। आज भी वो 2019 याद दिला रहे हैं। नहीं, दोनों को याद है वैसे ही। तो वो तो उद्धव जी को भी 2019 ही याद है कि काश आप साथ देते, मेरे को शुभकामना दे देते। फडणवीस जी को लग रहा है कि वो उनको शुभकामनाएं नहीं, लेकिन बात देखिए उन्होंने कितनी गहरी की है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल बात है। नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं एक तरीके से। हाँ,
कि भाई तुम कहीं कॉम्पिटिटर ना बन जाओ किसी के लिए, इसलिए तुम्हारे पर कतरने की तैयारी है, इसीलिए ऑपरेशन देवेंद्र है, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं है। कि वो पॉलिटिकल वो तंज है उनका कि भाई। लेकिन इसमें बढ़िया संजय राउत भी था इस फ्लाइट में। देवेंद्र ने उद्धव से और आदित्य से तो हाथ मिलाया, संजय राउत के साथ देखा भी नहीं। संजय राउत भी के साथ थे उस समय फ्लाइट के अंदर, और संजय राउत के साथ देखा भी नहीं। हालांकि उसने कोशिश की कि देवेंद्र फडणवीस हाथ मिला ले, मतलब पास में आया, लेकिन देवेंद्र ने उसको इग्नोर किया कि इनके रिश्ते वैसे कैसे हैं कुछ नहीं, थोड़ा ठीक बहुत? है, ठीक भाई है। आप जिसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दिया हो जिस आदमी ने, इसमें कोई शक नहीं है, देवेंद्र फडणवीस ने किया ना, भला पार्ट तो रहे ही ना अपनी पार्टी की तरफ से पूरी तरह। उस आदमी के लिए मन में कोई बहुत अच्छी भावना तो नहीं होगी किसी की भी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस आमने सामने तो है ना उस तरह से। एक शिष्टाचार निभा लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस बहुत सहज आदमी है, वो बहुत मन में सर सहज सर, तो इतनी सहजता से नहीं, लेकिन वो व्यवहार में नहीं दिखाएंगे सर। नहीं, सहज उनका क्या, व्यवहार नुकसान कभी नहीं तो उन्होंने दिखेगा। किया है, वो सहजता तो उनकी उद्धव जी राजनीति को में, दिखानी उनके है। व्यवहार में कभी प्रदर्शित नहीं होगा कि वो आपसे नाराज है। सहजतापूर्वक वो बहुत पार्टी अच्छे से खा ले। मिलते हैं। सहजता पूर्वक पवार साहेब और उद्धव साहेब सबको सर, और ये तो आसमान देखने लगे। हाँ सर, जैसे ही उन्होंने सहज कहा, ये आसमान देखने लगे। एक बात बताइए, महाराष्ट्र की आज राजनीति में आज के दिन में सबसे चमकता हुआ ध्रुव तारा कौन है? फडणवीस जी। फडणवीस है, जो बड़े अपनी पार्टी के अंदर बड़े बड़ों को निपटा दिया, केंद्रीय राजनीति में रसूख रखने वाले उन लोगों को निपटा दिया, तो वो आदमी कोई सहज होगा, सरल होगा, ऐसा तो मोदी जी सहज नहीं है, मैं नहीं मानता। इतने सहजता से सबके साथ मिलते हैं। तो सहजता मोदी से जी की निपटाते सहज भी हैं। मोदी जी को कोई सहज नहीं कहता क्या? तो मैंने इसीलिए कहा ना, जैसे मोदी जी सहज है, वैसे ही देवेंद्र फडणवीस सहज है। इतने आत्मीयता से मिलते हैं। शशि थरूर से नरेंद्र मोदी जी जब कैसे हम मिलते सहज हैं? कह रहे हैं ना, वो केवल शिष्टाचार वो व्यवहार की बात कर रहे मैं हैं। व्यवहार हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। देखिए- बाकी तो पॉलिटिक्स तो जो ही क्या क्या नहीं हुई राजनीति भाई, में। जो राजनीति में यही तो है कि हम आपको मारें, लेकिन आपको लगे नहीं कि इसने नहीं मारा है, किसी और ने मारा होगा। ठीक, इंटरेस्टिंग था। लेकिन अगली खबर आपको बताता बोलिए कि वो हूँ। चमकते हुए ध्रुव तारा है। अगली खबर बता रहा हूं, देखिए मजेदार खबर एक और। सियासी बिसात कोई बिछाए और कोई दरी समेट के ले जाए। तो भाई आपको एक होगा कि चोर होगा, कोई दुश्मन होगा, कोई अनजान होगा, तो कोई अपना ही हो तो क्या होगा इसकी बात। अच्छा, ये कहानी 1 मिनट में बता रहा हूँ, एक किससे जी, क्योंकि हम ये तोड़फोड़ वाली खबर कर रहे थे। एक खबर आई है तमिलनाडु से, आपने वो देखी होगी खबर शायद, फिर मैं वो एमपी वाली खबर आपको बताता हूँ। डीएमके सरकार, स्टालिन हारे, चुनाव हारे, इनके सारे साथी एक एक करके गए। पहले कांग्रेस गई, दुश्मनी हो गई, बैठने की अलग जगह अलग करा ली संसद में। आईयूएमएल इनके साथ थी, वो चली गई। वीसी के इनके साथ थी, वो चली गई। लेफ्ट पार्टियां दोनों इनके साथ थी, वो चली गई। अब एक अदद पार्टी इनके पास बची थी, एमडीएमके, वाइको की पार्टी। उसने भी स्टालिन का गठबंधन छोड़ के, अभी वो ज्वाइन नहीं किया है विजय की पार्टी को, लेकिन इनका गठबंधन छोड़ दिया। अब इस खबर में वैसे कुछ आप कहेंगे कुछ है नहीं कि ये तो डीएमके तो सरकार में से तो चली गई, अब साथी भी चले गए तो क्या फर्क पड़ता है। ये एक एक का जाना, मेरा सवाल है, क्या डीएमके को एनडीए के और करीब लाता जा रहा है, और इसमें ये आखिरी काम वाइको ने कर दिया, ऐसा है क्या सर? बहुत संभावना बन रही है, बिल्कुल संभावना बन रही है। और जितनी ज़रूरत, मतलब जैसे वो अकेले होते जा रही है डीएमके, उसको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को है अभी तो। खास तौर से संसदीय यदि उसको देखा जाए तो उसमें भी वहाँ पर है। और जिस तरह से विजय ने सरकार बना ली और बीजेपी और एआईएडीएमके बहुत मजबूत स्थिति में वहाँ पर नहीं है, मतलब एआईएडीएमके ही मजबूत नहीं है, तो उसमें भी उनके लिए मदद करेगी। लेकिन दिल्ली में डीएमके की बहुत ज़रूरत बीजेपी को है, और तमिलनाडु में वो अकेले हो गए। अब तो बिल्कुल ही अकेले हो गए। अकेले हो वो गए। छोर है सर। डीएमके सनातन को डेंगू बोलने वाली अरे सर, ये राजनीति में कभी नहीं होगा। support, सर। भारतीय साथ जनता रह पार्टी चुके को हैं सर, भाई। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मदद चाहिए, वो उस समय जो मदद करना है कर देंगे। अगर ये मानो कि उनको सहयोगी उतना चले ही गए कह रहे तो बस हैं। उतना ही है, उतना ही कह रहे उसके हैं। आगे देखने की जरूरत नहीं है कि वो गठबंधन कर लेंगे। उतना भी फिर पूरी तरह शिद्दत से होगा ना। हाँ, उतना कर देंगे, उतना जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय क्या नहीं। डीएमके और भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, अटल जी के समय साथ नहीं थी? साथ में थे, सरकार में सरकार में थे, सरकार में रही है। हाँ नहीं, तब इनके सुपुत्र नहीं थे ना, डेंगू मलेरिया तो बोलने सर, वो वाले लोग चलता नहीं थे। रहता है। देखिए, वो तो डेंगू मलेरिया अब सर- बयानों के आधार पर ही राजनीति चले तो फिर तो सर एक अगली खबर सुनिए सर, कैसे आप वित्त मध्य प्रदेश की मंत्री खबर सुनिए सर। इस खबर मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और दिग्विजय सिंह वहां के टॉलेस्ट लीडर्स में से एक है, बल्कि 2 सबसे बड़े नेताओं में से एक वही है, बल्कि
हर लिहाज से देखें तो इनका टॉप लीडरशिप पर क्लेम सबसे ज्यादा है, क्योंकि 10 साल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। कमलनाथ जी तो 2-2.5 साल रहा है, 1.5 साल शायद, और जीतू पटवारी तो अभी बहुत अरसा भी नहीं हुआ प्रदेश अध्यक्ष बने, बहुत यंग है वो। अब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की सरकार पे 500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। घोटाला क्या बताया उन्होंने? वहां पर एक ट्रस्ट है, वीर भारत न्यास, इन्होंने कहा उज्जैन में। तो जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि इन्होंने सरकारी जमीन और एक बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए थी, वो 1 रुपए में दे दी, 1 रुपए में, और ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये उन्होंने क्लेम किया। सवाल हुआ दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय सिंह ने कहा नहीं, कौन सा घोटाला, सरकारी ट्रस्ट है, जमीनें ऐसे ही दी जाती रही हैं, ऐसे ही आज भी दी जा रही हैं। और छोड़िए इस ट्रस्ट के तो जनरल सेक्रेटरी या अध्यक्ष कमलनाथ भी रह चुके हैं, ये दिग्विजय सिंह खुद बता रहे हैं। उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जिस आप आरोप लगा रहे हैं उस पर आप ये कह सकते थे, आप उनसे ही पूछो, मुझे जानकारी नहीं, कुछ भी कह के बचा जा सकता था ना। आपने इतने बड़े एजेंडे की हवा निकाल दी। दिग्विजय सिंह को सुनिए। अभी आरोप लगा है कि 1 रुपए में एक ट्रस्ट को जमीन दे दी, बिल्डिंग दे दी गई है जीवाजी महाराज सिंधिया के द्वारा, मतलब सिंधिया परिवार द्वारा बनाई हुई, क्योंकि नया कलेक्ट्रेट बन गया है। वो किसी प्राइवेट ट्रस्ट को नहीं दिया। ये ट्रस्ट की डीड है जिसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होगा, और कमलनाथ जी भी उस समय चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वो भी इसके ट्रस्ट के थे। उस समय चर्चा चल रही थी कि इसको ओबराय होटल को दे दिया जाए, हेरिटेज होटल बनाई जाए, लेकिन फिर वहां पर आरएसएस का प्रभाव पड़ा होगा, किसी का पड़ा होगा कि नहीं साहब होटल मत दीजिए, यहाँ पर ये न्यास बनाइए, क्या कहते हैं, वीर भारत न्यास। तो वीर भारत न्यास बनाइए। तो ये जो वीर भारत न्यास और उसके पास का एक और जो है जिसमें दिया गया है, ये रजिस्ट्रार ने जो रजिस्टर किया है उसका बता रहा हूं मैं। रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट भोपाल वीर भारत संस्थान संचालय रविंद्र भवन परिसर भोपाल को इस सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत करता हूं। ये पूरा का पूरा एक साथ हुआ है जो जमीन 1 रुपए में दी गई है, इसलिए वो चार्ज सही नहीं है। वो कागज वागज लेके बैठे बता रहे हैं कि आरोप गलत है। ये देखिए दिल्ली में एक जानकारी सिर्फ चाहिए थी तब फिर ये मतलब भारतीय जनता पार्टी में कुछ प्रवक्ता हो गए हैं या मोहन जी के सलाहकार हैं अभी, मीडिया सलाहकार या कुछ? अच्छा, आरोप भी क्यों लगा? वो ट्रस्ट क्यों? क्योंकि उस ट्रस्ट के जो सचिव हैं वो मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार हैं, एक कोई सज्जन, तो इसीलिए ये आरोप उन पर चिपकाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी। लेकिन दिग्विजय ने ऐसे बचाव किया जैसे बीजेपी करती। देखिए जीतू पटवारी दिल्ली आए थे और पवन खड़ा साथ में थे। जब ऐसा मामला हो तो बिना जांच पड़ताल के अगर बयान दिलवाना है तो पवन खड़ा सबसे आगे रहते। फिर आसाम के मुख्यमंत्री का मामला हो या कोई और मामला हो तो उन्होंने कहा हम दिल्ली में पीसी करेंगे। जीतू पटवारी को दिल्ली लाया गया, यहाँ दिल्ली में उन्होंने पीसी की थी, मध्य प्रदेश में नहीं की थी इस मामले को लेकर। इसी मामले को दिल्ली में पवन खड़ा भी साथ में थे और पीसी में उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए की जमीन मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के ट्रस्ट को दे दी। अब दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से बताया, इतना बेहतर तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने भी नहीं बताया होगा। और उन्होंने बताया कि भाई तो कमलनाथ खुद इसके पदेन चेयरमैन थे, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय का ट्रस्ट है। बेसिकली ये सरकार का ट्रस्ट है और सरकार के ट्रस्ट को सरकार ने जमीन दी 1 रुपए में, और उसके पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते, जो भी मुख्यमंत्री होगा उसका अध्यक्ष होगा। अगर मुझे ठीक ध्यान में आ रहा है तो भारत भवन वाला ही तो है ना, वीर भारत भवन और संस्कृति मंत्रालय दोनों का मिलकर वही कह रहा हूँ। ये तो कंट्रोल गवर्नमेंट एलिगेशन क्या था, फिर आरोप क्या था? अब जीतू पटवारी को किसी ने कह दिया कि ये उज्जैन का मामला है, मुख्यमंत्री उज्जैन से आते हैं, मुख्यमंत्री ने अपने परिवार को दे दिए, वो उसके चेयरमैन है। आपने देखा नहीं कि वो सरकारी ट्रस्ट है, सरकारी ट्रस्ट के चेयरमैन तो मुख्यमंत्री रहते हैं। पहले कमलनाथ थे, उसके बाद अब मोहन यादव है, बीच में शिवराज राय। गजब इस मामले में आरोप नहीं था, गजब सफाई थी जो दिग्विजय जी ने। लेकिन अब हिसाब तो देखिए ना सर, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो दिग्विजय सिंह ने क्यों किया। अब जीतू पटवारी अगर दिग्विजय सिंह को राज्यसभा नहीं जाने देगा, दिग्विजय सिंह जिसका नाम लेंगे उसको राज्यसभा नहीं जाने देगा, मीनाक्षी नटराजन को भिजवाएगा, तो फिर दिग्विजय सिंह तो हिसाब बराबर तो दिग्विजय सिंह ने तो पहले कर लिया ना हिसाब बराबर मीनाक्षी जी का। तो वही मीनाक्षी को ना भेज के नहीं, आप लोग मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हर चीज में राजनीति देखते हैं। दिग्विजय सिंह जी अगर सच बोल रहे हैं तो उसमें राजनीति देखने की आवश्यकता है क्या? कितना आसमान देखेंगे ये, मैं समझ नहीं पा रहा। नहीं, वो जब ऐसी बातें करते हैं उनके मन में भी वैसी ही बात है जो मैं कह रहा हूं। भाई दिग्विजय सिंह जी अगर सच कह रहे हैं
तो क्या कोई आदमी सच भी ना बोले सिर्फ इसलिए कि उससे कांग्रेस को बोलिए नुकसान बोलिए, एक खबर और है मेरे पास अच्छी, बताइए आप बोलिए। देखिए, मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के फियादीन हैं जो कांग्रेस में रह के काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छा आदमी बुरी पार्टी में है। समय समय पर वो अरे काम नहीं करते नहीं रहे। वो सही पार्टी में। चलिए अच्छा, अगली खबर पे इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं आज। अगली खबर, हाँ, ज़्यादा अच्छी पॉलिटिकल खबर है। हाँ एक खबर आ रही है, मैंने पेपर में देखा तो मैंने टीम से कहा बयान देखो मिले, तो अब इस पर विजय जी क्या कहेंगे ये मुझे देखना है। 12 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा, विपक्ष अपनी आलोचना करता है, जो कुछ भी कहे। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में आए, आगे कि नहीं आगे नहीं मुझे पता, गुजरात तो उनका कार्यक्रम चल रहा था गांधीनगर में शायद, तो वहां उन्होंने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा प्री 2004, आगने वाले इतिहासकार जब इतिहास लिखेंगे तो वो प्री 2014 एंड पोस्ट 2014 ऐसे बंटवारा करेंगे। जैसे आज हम प्री 1947 पोस्ट 1947 कर लेते हैं, कोई आज़ादी की, कोई कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी तब आई थी तो उससे पहले से शुभ बताओ, फिर उसके बाद का बताओ। कहते हैं ये भी एक वो एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट है 2014 कि लोग कहेंगे कि इतिहास 14 के बाद अलग हुआ। सुनिए। આઝાદીથી 100 વર્ષ સુધીનો ઇતિહાસ જ્યારે પણ કોઈ લખશે તો ઇતિહાસના બે વિભાગ હશે, 2014 પહેલાનું ભારત અને 2014 પછીનું ભારત, અને આ પરિવર્તન એ લોકતાંત્રિક રીતે થયેલા एक नेतृत्वना जन स्वीकृतिना कारणे सूजित थયેલું। बाकी बातें गुजरात में, ऑपरेटिव पार्ट मैंने आपको उसका सुनाया। हाँ विजय जी, क्योंकि ये भी लेखक है, ये भी लेखक है दोनों। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने पर उनकी कैबिनेट में सबसे मजबूत तरीके से पक्ष रखा होगा तो ये अमित शाह जी ने रखा होगा। पहली बात है, बहुत सारे लोग अब रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने अपने नंबर के लिए, मतलब अपने अपना नंबर जब आता है उनका तब, तो वो तो है। ये बात तो सच है कि अब जो स्थिति है उसमें एक विभाजन दिखाई देगा, और उसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि वाटरशेड जो मूवमेंट है वो ये है कि 2014 के बाद भारत अलग तरीके से सोच रहा है, अलग तरीके से आगे बढ़ा है। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी इतिहास लिख रहा होगा वो दोनों पक्षों पर लिखेगा, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है और महत्वपूर्ण एरा भी है। नरेंद्र मोदी एरा को आप अलग तरीके से देखेंगे, उसके आलोचक भी उसको अलग तरीके से देखेंगे। It will be noted as a different era. Noted as a different era. लेकिन ये भी बड़ी बात है। हाँ, ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो दोनों हो सकता है, क्योंकि नोटेड एरा जब होता है तो उसमें सब चीजें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग, लेकिन वो इतना कॉन्सिक्वेंशियल है हाँ, कि लोग उसकी अलग से बात करेंगे। ये तय है। देखिए, नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यकाल है उसको यदि आप देखेंगे, गौर से यदि देखेंगे, तो हम कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स जाकर के थिंकिंग करना और आउट ऑफ बॉक्स जाकर के उसको ऑपरेशन तक ले जाना, जमीन पर उतारना, पहले ये किसी ने नहीं सोचा था। स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय, ये तो सामाजिक न्याय का सबसे पहला बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए था आजादी के बाद। ठीक है सर। दूसरी बात, यदि आप वैचारिक धरातल पर आप देखेंगे तो वैचारिक धरातल पर जिस भारत की बात और कल्पना हम लोग कहते थे कि नेहरू नहीं होते तो क्या होता, पटेल होते तो कैसा भारत होता, वैसा बन गया। तो आप देखेंगे कि उसी दिशा में ये काम ठीक है सर, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इस पर दोनों ही कमेंट आ जाए, तो आप भी मान रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल। ये ऐसा एरा है कि अलग से इसका डिस्क्रिप्शन होगा। आप देखिए ना, 370 को लेकर के सहमत, हो, राम बिल्कुल, मंदिर बिल्कुल, मूवमेंट, मैं तो आप राय ले रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल देखिए, कोड को लेकर के हो। नहीं देखिए, इसको कि इसमें कोई ये गुंजाइश नहीं है कि जो अमित शाह कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये गुंजाइश है कि कितना और किस तरह से देखा जाएगा। ये तो सच है ना कि 14 के पहले और 14 के बाद ये कालखंड मोदी के विरोधी और मोदी के समर्थक दोनों याद करते हैं। ये तो सच है ना कि इस देश की सारी रुकी हुई, दबी हुई, छिपाई गई सारी समस्याओं का समाधान इस कालखंड में हो गया। ये तो सच है ना कि दुनिया ये मानने लगी कि जो आज के समय की जितनी जरूरत है, जिसके लिए हम दुनिया की तरफ मुंह उठाकर देखते थे, अब दुनिया हमारी तरफ मुंह उठाकर देखती है। ये तो सच है ना कि आज नरेंद्र मोदी को विश्व मंचों पर यह माना जाता है कि भाई एक लीडरशिप ऐसी है जो
ट्रंप कहते हैं कि अरे भाई मैं तो आया गया, ये वहीं का वहीं बैठा है। ये और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और जो सबसे बड़ी लेकिन आप भी बात मानते हैं जो इन्होंने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखे जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई बहुत कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन फिर मैं कह दूं, ये सचमुच अगर कहें तो गांधी के बाद कौन एरा अगर कहें तो नरेंद्र मोदी वहां जाकर लेकर जा रहे हैं। लीजिए, ये मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। ये इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। सामान्य जीवन व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव हुआ वो इतनी तेजी में किसी और सरकार ने नहीं किया। सबसे कॉन्सिक्वेंशियल में जो शब्द नहीं आ रहा है हिंदी का, कॉन्सिक्वेंशियल समझ गया मैं सर। बहुत प्रभावी, सबसे प्रभावी काल है भारत में किसी भी प्रधानमंत्री का। निश्चित रूप से 2014 से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने, और क्योंकि 2004 से लेकर 2014 तक का जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें इतने ज्यादा गड्ढे खुद चुके थे देश के आर्थिक स्थिति में, बाकी सब चीजों को लेकर। 2014 से लेकर जिस तरीके से लेकर गए प्रधानमंत्री मोदी, मुझे लग रहा है कि ये मतलब इतिहास में बहुत अलग तरीके से याद किया जाएगा। चलिए ठीक, इस पे तो सभी सहमत हो गए। नहीं, सभी नहीं, मैंने कहा कि इस पे तो सारे स्वयंसेवक सहमत होंगे। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पे तो आप चारों भी सहमत हो। नहीं, मैं तो कहा ना कि ये निर्णायक काल है जो उन्होंने किया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर चर्चा नहीं हो, और ये चर्चा वाला काल रहेगा ही। जो कुछ किया गया है इन्होंने ये तो सच है ना जितने बताए, तो सही बताए या आधे बताए? ये जब इतिहास लिखा जाएगा तब तय होगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन निर्णायक काल है। फिर भी अच्छा है कि अमित शाह जी ने बहुत सारे जो लोग हैं उनकी तरह से ये नहीं कहा कि आजादी 2014 में आई। चलिए ठीक है सर। नहीं, एक चीज आप देख नहीं रहे हैं, संस्थाएं भी उसी अनुसार से काम करना शुरू कर दी हैं। चलिए सर, अरे तो कहाँ ले जाएंगे बहस को। सर बहुत धन्यवाद, समय इतना ही था। समीर जी, फैज साहब, विजय जी, अश्वनी जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलते हैं 1 बजे आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में।